नमस्कार दोस्तों। तारीख थी 20 अगस्त सन 2024 के दिन अजमेर की एक अदालत ने एक केस में 32 साल बाद 6 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। दोस्तों, इस केस का नाम था अजमेर रेप कांड। कैसे इन अपराधियों ने 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाली 100 से अधिक स्कूली बच्चियों का गैंग रेप किया। कैसे यहां से ब्लैकमेलिंग से तंग आकर के अजमेर की लड़कियों ने 6 आत्महत्या तक कर ली। कैसे महीनों तक अजमेर पुलिस ने इतने बड़े स्कैंडल को दबा करके रखा और कैसे खुला देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल का पर्दाफाश, जानेंगे हम आज के इस एपिसोड में। दोस्तों, जगह थी राजस्थान के एक अजमेर में एक प्रसिद्ध दरगाह है जिसका नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह। जैसे मंदिरों में पुजारी होते हैं, ठीक उसी प्रकार दरगाह में सेवा करने वाले को खादिम कहा जाता है। खादिम का मतलब होता है खिदमत करने वाला, यानी कि सेवा करने वाला। दरगाह से जुड़े होने के कारण खादिम परिवार आर्थिक रूप से संपन्न थे और इन परिवारों से आने वाले लड़के उस समय अपनी स्टाइल, मोटरसाइकिलों और एम्बेसडर सीएट कारों और ओपन जीप के कारण एक तरह से लोकल सेलिब्रिटीज की तरह थे। ठीक इसी तरह इन खादिम परिवारों से आने वाले फारूक और नफीस अजमेर यूथ कांग्रेस के टॉप के यंग लीडर्स थे। एक तरह से अजमेर शहर में खादिम परिवारों से आने वाले अमीर लड़कों का जलवा हुआ करता था। इसी अजमेर शहर की अनाज मंडी में भरोसा नाम की एक फोटो लेबोरेटरी थी जहां फिल्म्स के निगेटिव पर काम होता था। एक दिन भरोसा लेबोरेटरी के आसपास ही लोकल पत्रकार संतोष गुप्ता खड़े थे। तभी एक आदमी वहां पे आता है और इसने इस लेबोरेटरी से 4 रीलें खरीदी और उन 4 रीलों के बदले उन्होंने 4 गुना ज्यादा पैसा दिया। यह देख करके संतोष गुप्ता के मन में सवाल उठता है कि आखिरकार उस रील में ऐसा क्या था जो उसके बदले उसके ग्राहक ने उसे 4 गुना ज्यादा पैसे दिए हैं। इस लेबोरेटरी में ही संतोष गुप्ता का एक दोस्त था। संतोष ने इस रील के पीछे की कहानी को जानना शुरू कहा। संतोष के दोस्त के मन में आया, उन्होंने शुरू में तो इनको मना कर दिया, लेकिन संतोष की जिद की वजह से उसने रीलें संतोष को भी दे दी और यहीं से खुलता है आजाद भारत का सबसे बड़े ब्लैकमेलिंग कांड का रहस्य। इन्हीं दिनों यानी कि साल 1992 में देश भर में राम मंदिर आंदोलन अपने पीक पर चल रहा था और इन रील के मिल जाने के बाद अप्रैल 1992 में संतोष गुप्ता ने अपने अखबार दैनिक नवज्योति में एक खबर छापी और इस खबर का टाइटल था कि बड़े नेताओं की बेटियां हैं ब्लैकमेलिंग का शिकार। इस रील्स में लड़कियों के कुछ अलग अलग लड़कों के साथ न्यूड फोटोज और वीडियोज थी। अपनी ब्रेकिंग खबर में पत्रकार संतोष गुप्ता ने खुलासा किया कि किस तरह से अजमेर में स्कूली लड़कियों के साथ यौन शोषण किया जा रहा है। उनकी तस्वीरें खींच करके उन्हें बार बार ब्लैकमेल किया जा रहा है और उनके माध्यम से अन्य स्कूली लड़कियों को भी फंसाया जाता है जिनकी उम्र मात्र 11-12 साल से लेकर के 19 साल के बीच है। इन लड़कियों की संख्या करीब 100 से अधिक बताई गई है और कई मीडिया रिपोर्ट्स ने इन लड़कियों की संख्या 250 से 300 भी बताने लगी है। कई लड़कियां 11वीं और 12वीं में पढ़ रही थी। पत्रकार संतोष गुप्ता की इस खबर ने खुलासा किया कि किस तरह से शहर के अमीर और राजनीतिक तौर पर जुड़े हुए स्कैंडल से लोग इनके सबसे मुख्य आरोपी थे। फारूक और नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती, ये तीनों ही आरोपी अजमेर के विश्व प्रसिद्ध दरगाह को संभालने वाले खादिम परिवारों से जुड़े हुए थे। खुद फारूक चिश्ती अजमेर यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था, तो वहीं नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती भी अजमेर यूथ कांग्रेस में उपाध्यक्ष और ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। इस खबर के सामने आते ही अजमेर जिला की बार एसोसिएशन के सारे वकील इकट्ठे हो जाते हैं, एसपी और कलेक्टर ऑफिस के पास पहुंच जाते हैं और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग भी करने लगते हैं। जिस वक्त अजमेर में यह देश का सबसे बड़ा ब्लैकमेलिंग कांड हुआ था, उस वक्त राजस्थान में भाजपा की सरकार थी और भैरव सिंह शेखावत वहां के मुख्यमंत्री थे। जैसे जैसे यह खबर देश और देश के अन्य हिस्से में फैलने लगी, मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत ने राजस्थान पुलिस को अपराधियों को पकड़ने के लिए आदेश दे दिए। लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देशों के बावजूद लोकल प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया और इस बीच अपराधी अपने खिलाफ मौजूद सबूत को मिटाने में लग जाते हैं। इंडिया टुडे मैगजीन के अनुसार करीब 2 हफ्ते बीतने ही वाले थे, लोकल प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया और इसी बीच संतोष गुप्ता ने अपने अखबार दैनिक नवज्योति में एक खबर छापी जिसका टाइटल था छात्राओं को ब्लैकमेल करने वाले आजाद कैसे रह गए। इस बार संतोष गुप्ता ने वो तस्वीरें भी छाप दी जिनके बदले अपराधी इन लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहे थे। संतोष गुप्ता ने अपनी तीसरी खबर प्रशासन के ऊपर छापी जिनका टाइटल था ब्लैकमेल कांड की जानकारी गुप्तचर विभाग से महापूर्व तक को दे दी गई थी। संतोष गुप्ता की चौथी रिपोर्ट और अधिक बड़ा खुलासा करने वाली थी जिनका टाइटल था
गृह मंत्री ने 1.5 माह पर अश्लील चित्र देख लिए थे। मतलब भाजपा नेता और राजस्थान के गृह मंत्री दिग्विजय सिंह को इस घटना के बारे में 1.5 महीने पहले ही पता लग चुका था। बावजूद इनके उन्होंने खुद भी कोई एक्शन नहीं लिया और इस बीच वकीलों का एक समूह जिला अधिकारी अदिति मेहता और एसपी एमएम धवन से मिलता है और इस मीटिंग में तय हुआ कि सभी अपराधियों को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत अरेस्ट किया जाएगा, एनएसए। इसी मीटिंग में भाजपा नेता वीर कुमार ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने जिला पुलिस को पहले ही इस घटना के बारे में सूचित कर दिया था, यानी कि संतोष गुप्ता की रिपोर्ट आने से पहले ही जिला प्रशासन को इस मामले में इस बारे में सूचना मिल चुकी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ था। इसका कारण यह भी माना जाता है कि उस वक्त देश में राम मंदिर आंदोलन के कारण सांप्रदायिकता माहौल बना हुआ था और इस कारण से प्रशासन ने इस मामले को दबाने की कोशिश की ताकि यह मामला हिंदू और मुसलमान के बीच न बदल जाए और इसके कारण दंगे न छिड़ जाए। इसी बीच इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि आईजी उमेंद्र भारद्वाज ने एक ऐसा बयान दिया कि इस मामले को लेकर के शहर में प्रोटेस्ट शुरू हो जाती है। आईजी उमेंद्र भारद्वाज ने कहा कि यह कैसे हो सकता है, यह केस ऐसे नहीं है जैसे कि इसे प्रचारित किया जा रहा है। स्कूली लड़कियों का शोषण नहीं हुआ है। उमेंद्र भारद्वाज ने दावा किया कि जिन 4 लड़कियों के अश्लील फोटो पाए गए हैं उनका कैरेक्टर पहले से ही सस्पिशियस है, कोई एक्शन नहीं लिया गया इसके ऊपर। जब आईजी भारद्वाज ने यह बयान दिया तो इस मामले ने तूल पकड़ लिया। अजमेर में प्रोटेस्ट होने लगते हैं, अपराधियों की अरेस्ट की मांग करने लगते हैं। बड़े कांग्रेसी नेताओं जैसे कि अशोक गहलोत और रघु शर्मा भी भाजपा सरकार पर अपराधियों को सजा देने की मांग करने लगते हैं। कांग्रेस ने यह भी डिमांड की कि इस मामले की सीआईडी द्वारा जांच किया जाए और इस तरह कांग्रेस नेताओं के दबाव में 30 मई 1992 के दिन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत ने इस मामले की जांच सीआईडी को सौंप दिया। इससे पहले जब प्रशासन को इस मामले की खबर लगी तब अजमेर के डीएसपी नॉर्थ हरिहर प्रसाद शर्मा की लीडरशिप में एक सीक्रेट इंक्वायरी की गई शुरुआत थी। एक सीक्रेट इंक्वायरी की शुरुआत होने के बाद इसकी जब जांच आगे बढ़ी उसके बाद डीएसपी हरि प्रसाद शर्मा ने 30 मई 1992 के दिन एसपी को अपनी जांच की रिपोर्ट सौंप दी और इस रिपोर्ट में कहीं कोई आधार बना करके अजमेर के असगंज पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर ली गई, जिसका नंबर था 107/1992। इसी दिन सीएम भैरव सिंह शेखावत के आदेश के बाद इस मामले को सीआईडी को सौंप दिया गया। देखा जाए तो जिस शुरुआती जांच का दिखावा किया गया तो वह जल्दबाजी में और खाना पूर्ति के लिए ही की गई थी। सीएम के आदेश के बाद ही अजमेर पुलिस प्रशासन ने असली जांच शुरू की। शुरुआती जांच में पुलिस ने 18 लोगों को आरोपी बनाया और ये 18 आरोपी इस प्रकार से थे। फारूक चिश्ती जो उस समय अजमेर के यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था, नफीस चिश्ती ये भी अजमेर यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष था, अनवर चिश्ती ज्वाइंट सेक्रेटरी था, पुरुषोत्तम उर्फ बबली ये फोटो लैब डेवलपर था, हरीश दलानी यह भी फोटो लैब का मैनेजर था, महेश लोधा जो कि फोटो लैब का मालिक था और इनके अलावा कैलाश सोनी, इकबाल भाटी, सलीम चिश्ती, सोहेल गनी और जमीर हुसैन, अलहमास महाराज, इशरत अली, मोइनुल्लाह उर्फ पुत्तन इलाहाबादी, परवेज अंसारी, नसीम उर्फ टर्जन, शमसू उर्फ मंडरोमा और चिश्ती, इन सभी 18 लोगों के खिलाफ जांच बैठ गई। अजमेर की असगंज पुलिस स्टेशन ने अब आरोपियों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया, जिससे कि कुछ समय पहले ही वो लोग फरार हो गए थे। सितंबर 1992 में अजमेर पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट जमा कर दी और इस तरह से कोर्ट में ट्रायल शुरू होते हैं। करीब 148 गवाह पेश किए गए और इस केस के आरोपी पुरुषोत्तम उर्फ बबली ने कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बाहर आते ही वो शादी कर लिया। नसीम उर्फ टर्जन कोर्ट से जमानत मिलते ही फरार हो गया और साल 2010 में जाकर के वो दोबारा से पकड़ा गया। मुख्य आरोपी फारूक चिश्ती ने मानसिक रोगी पाया गया, इसलिए उसका केस अलग कर दिया जाता है। एक आरोपी पर धारा 377 377 के तहत अलग प्रवृत्ति का आरोप था, इसीलिए उसका भी केस को अलग कर दिया। क्योंकि आरोपी ताकतवर परिवार से थे, इसलिए आरोपियों द्वारा पीड़िता और गवाहों को धमकियां दी गई। लोकल मामला होने के कारण बहुत से गवाह अपने बयानों से पलट गए और इसके बावजूद कुछ लड़कियों ने अपनी गवाही दी कोर्ट में। कुल मिलाकर के 16 पीड़िताओं ने ऑन रिकॉर्ड बयान दर्ज करवाए। कितनी लगभग 16 पीड़ित लड़कियों ने इस गवाहों का जिक्र कोर्ट ऑर्डर में भी है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में आगे विस्तार से बात करने वाले हैं। दोस्तों, इस अजमेर सेक्स स्कैंडल की आगे की कहानी हम आपको दूसरे एपिसोड में सुनाएंगे, ताकि आप इस अजमेर सेक्स स्कैंडल को पूरी तरीके से समझ सके कि आखिर ये था क्या। आखिर ये खादिम परिवार जिनको लोकल लेवल पे सेलिब्रिटीज माना जाता था,
आखिर उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगने कहां से शुरू हुए और किन किन लोगों के गवाहों के बयान पर, किन किन गवाहों के बयान पर इन लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आई होप कहानी आपको अभी तक समझ में आई होगी। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जाइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। हम जल्दी मिलते हैं आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें अलविदा कीजिए। जय हिंद, वंदे।